हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फिर से कहती हूँ हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आप सभी लोगों को। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। शुरू करते हैं। वाक्य शुद्धि का पार्ट 5 है ये, है ना? और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग वाक्य शुद्धि को कम से कम 7 से 8 क्लासेस में कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। वाक्य शुद्धि एक टॉपिक नहीं है, ये अपनी पूरी हिंदी व्याकरण को अपने आप में समाहित करने वाला टॉपिक है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पद क्रम संबंधी अशुद्धि पढ़ ली, हमने पद संबंधी अशुद्धि पढ़ ली। अब हमें क्या करना था? पद संबंधी अशुद्धि में हमने लिंग वचन पढ़ लिया और वचन भी पढ़ लिया, जितना इंपॉर्टेंट था। बहुत ज्यादा अगर हम ब्रेक करेंगे इस चैप्टर को, फिर तो ये 20 दिन महीने भर में भी पूरा हो नहीं पाएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे बेटा कारक। क्या पढ़ेंगे? कारक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कारक। हालांकि जब फर्स्ट क्लास मैंने शुरू की थी तो कारकों के बारे में कुछ मैंने आपको बताया था। यदि आपसे पूछा जाए कारक क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं, तो बेटा ये प्रत्यय होते हैं प्रकार के। तो ये वे प्रत्यय हैं, वे प्रत्यय हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से वाक्य के अन्य पदों से अन्य पदों से जोड़ते हैं जोड़ते हैं। अगर मैं, जैसे मैं अभी आपको वाक्य लिखकर दिखाऊंगी, यदि मैं एक शब्द एक वाक्य लिखूं, बिना कारक का एक वाक्य लिख के देखते हैं। मैं लिखूं बिल्ली मेज बैठी है। ठीक है, बिल्ली मेज बैठी है। पत्ता पत्ता पेड़ गिरा। इसमें हमने कारकों का प्रयोग नहीं किया। क्या नहीं किया बेटा? कारक का प्रयोग नहीं किया। और अगर कारक का प्रयोग नहीं किया तो हमें नहीं पता बिल्ली मेज में कहाँ है या बिल्ली और मेज का क्या संबंध है। यदि मैं लिखूं बिल्ली मेज पर मेज पर बैठी है, बस ये एक कारक का क्रम, क्योंकि मैंने मेज के साथ क्या लगा दिया? एक अलग कारक। मेज के साथ मैंने लगा दिया पर हो गया अधिकरण कारक। मुझे पता चल गया बिल्ली और मेज का संबंध क्या है। वैसे ही पत्ता पेड़ गिरा, अरे पता नहीं पत्ता गिरा पेड़ गिरा, क्या हुआ? दोनों वाक्य गलत हो जाएंगे बिना कारक के। आप क्या कहेंगे? पत्ता पेड़ से गिरा। समझ गए? तो इन कारकों से ही हमें पता चल रहा है पत्ता और पेड़ का आपस में क्या संबंध है, बिल्ली और मेज का आपस में क्या संबंध है। तो आपसे यदि पूछा जाए कारक क्या करते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से संबंध निर्धारित करते हैं। यदि इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। इतना समझ में आ गया हो बेटा तो मैं अब आगे बढ़ जाती हूँ। आ गया? पक्की बात है, आ गया होगा। इजी है, चलिएगा। हमारे पास हिंदी में कुछ होते हैं कारक। क्या होते हैं? कारक होते हैं। और कुछ होती है उनकी विभक्ति। क्या होती है बेटा? विभक्ति। मतलब आप इन्हीं को परिसर्ग कह सकते हैं। परिसर्ग कह सकते हैं, मतलब वे प्रत्यय जो इन कारकों को डिफाइन करते हैं, बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं? परिसर्ग कहलाते हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तबियत हो रही है पहले से तो काफी ठीक है, तो अब बस पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। हिंदी में हमारे पास कारक हैं बेटा कितने? 8 कारक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इनका प्रयोग किस किस भाव के लिए होता है, किस किस चीज के लिए होता है, वो भी हम बताते चलेंगे। कारक होता है पहला, जिसे हम कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है नि। आपने सुनी होगी कर्ता की विभक्ति, आपने हमेशा सुनी होगी। कर्ता कौन होता है? तो आप कहेंगे कार्य करने वाले को हम क्या कह देते हैं? कर्ता कह देते हैं। वाक्य में जो कार्य करता दिखाई दे वही क्या कहलाएगा? आप कहेंगे कारक कर्ता कहलाएगा। कार्य करने वाला कर्ता कौन होता है बेटा? आप कहेंगे कार्य करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। वाक्य में जो काम कर रहा है वही तो कौन है? कर्ता है। दूसरा क्या है? कर्म है। और इस कर्म कारक की विभक्ति होती है को। इसकी विभक्ति होती है को, और ये कौन होता है? तो आप कहेंगे क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े। प्रभाव जिस पर पड़े अर्थात जिस वस्तु या व्यक्ति पर कर्ता क्या करे? कर्म कार्य करे, क्रिया करे, वही क्या कहलाती है? वही कहलाता है कर्म कारक। ठीक है, अन्य बता दीजिएगा। तीसरा होता है करण कारक। कौन सा होता है? करण कारक, और इसकी विभक्ति होती है क्या? से। इसकी विभक्ति होती है से। और यदि आपसे पूछा जाए किसका बोध कराता है, तो साधन का बोध कराता है। मतलब जिस वस्तु से क्रिया की जाए, क्रिया को करने के लिए बताइएगा। आप कहेंगे करण कराता है, साधन का बोध कराता है, मतलब क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वो करण कारक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा कारक होता है संप्रदान। कौन सा होता है बेटा? संप्रदान। इसकी दो विभक्तियां होती हैं, को और के लिए। मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए, लिए क्रिया जिसके लिए क्रिया की जाए वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे मैम संप्रदान कारक कहलाएगा।
ओके, इसके अलावा यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे पांचवा कारक होता है अपादान और इसकी विभक्ति होती है से। अपादान की विभक्ति क्या होती है बेटा? इसकी विभक्ति होती है से। ये कई चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। हमने आज तक क्या पढ़ा है कि अलगाव के लिए हम अपादान का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अलगाव के अलावा भी कई चीजें हैं जिसके लिए अपादान का प्रयोग किया जाता है गुड्डे। अलगाव, प्रेम, प्रणा, वार्तालाप, वार्तालाप, इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। छठा जो कारक होता है उसका नाम होता है संबंध कारक। कौन सा कारक बेटा? संबंध कारक कहलाता है। और संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? तो आप कहेंगे का, की, के, रा, री, रे। मतलब संबंध का बोध कराने के लिए, संबंध का बोध कराने के लिए, बोध कराने के लिए, है ना? आपका मित्र, आपकी बहन, मतलब संबंध का बोध किससे कराएंगे हम? संबंध कारक से कराएंगे। और बता दो, और बता दो। आप कहेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है बेटा? अधिकरण की विभक्ति होती है में और साथ में होती है पर। अधिकरण की विभक्ति होती है में और पर, और ये कराता है स्थान का बोध। स्थान का बोध कराता है अधिकरण कारक। ठीक है, स्थान का बोध कराता है अधिकरण कारक। और संबोधन कारक होता है अंतिम कारक, मतलब किसी से को पुकारने के लिए। और इसके लिए विभक्ति बहुत सारी होती है, हे, अरे, वाह, शाबाश, ओ, ये सभी आ जाती है इसी में, कि किसी को पुकारने के लिए, पुकारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हम संबोधन का प्रयोग करते हैं। किसी को पुकारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं गुड्डे? संबोधन का प्रयोग करते हैं। ये है हमारे हिंदी के कारक, ये है हमारे हिंदी के कारक। समस्या इनमें से किसमें है? समस्या आपको होगी, आपको अंतर पता करना होगा अपादान और करण के बीच, और आपको अंतर में दिक्कत होगी कर्म और संप्रदान के, कर्म और संप्रदान के, मतलब कर्म और संप्रदान में आपको दिक्कत होगी, और आपको करण और अपादान में दिक्कत होगी। बस यही दिक्कत होगी, बाकी सारे कारक आप स्वयं कर लेंगे। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी, उस दिक्कत को हम अभी सॉल्व कर देंगे, है ना? उस दिक्कत को हम अभी सॉल्व करेंगे। एक बार रिपीट करते हैं, हमने अब तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है काम करने वाला या कार्य करने वाला क्या कहलाता है बेटा? कर्ता कहलाता है। वाक्य में जो भी व्यक्ति कार्य करता दिखे वो कर्ता कहलाएगा। ठीक है, जिस वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म कहलाती है। जिस वस्तु से क्रिया की जाए वो साधन अर्थात क्या कहलाता है? करण कहलाता है। और जिसके लिए क्रिया की जाए क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे वो संप्रदान कहलाता है। यदि अलगाव का भाव है, अलगाव का बोध हो रहा है, या प्रेम का बोध हो रहा है, या घृणा का बोध हो रहा है, अपादान कारक है। तो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, या किसी व्यक्ति का वस्तु से संबंध यदि बताया जा रहा हो, संबंध कारक कहलाता है। अधिकरण कारक क्या होता है? जब स्थान का बोध कराया जाए, अधिकरण कारक होता है। और संबोधन किसी को पुकारने के लिए होता है। ये रहे हमारे हिंदी के 8 कारक। वाक्य में इन्हें प्रयोग करके दिखाते हैं। देखो, कर्ता कारक क्या है? आप कहेंगे राम ने किताब पढ़ी, किताब पढ़ी। मैं यहाँ पर आपको कर्म, कर्ता और दूसरा क्या था? संप्रदान, दोनों के, तीनों के बारे में बता देती हूँ। देखो, यहाँ किताब पढ़ने की जो क्रिया है जिसने की, वो कहलाएगा कर्ता। यहाँ राम कौन है भैया? ये पढ़ने की क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला। किताब क्या है बेटा? यहाँ पे पढ़ा किसे है भैया? राम ने। राम ने किताब को पढ़ा है, यही तो इसका कर्म है, यही तो इसका कर्म है, यही तो इसका कर्म है। संप्रदान का 2 अर्थ होता है, एक तो मैंने लिखवा दिया आपको जिसके लिए क्रिया की जाए, और दूसरा लिखो दान का भाव। दान का भाव भी संप्रदान में आता है। ठीक है, चलिएगा। मैं लिखूं राम ने रवि को पैसे दिए, पैसे दिए। राम ने रवि को पैसे दिए। अब यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे मैम राम अभी भी करता है, राम अभी भी करता है, क्योंकि ये देने की क्रिया क्या राम ने की। ये क्या है? पैसे दिए हैं, ये कर्म है। देने वाली वस्तु भी तो क्या हो गई? कर्म ही हो गई, कुछ ना कुछ दिया है, कर्म। पैसों पर भी तो किया है, देने की क्रिया पैसों पर भी तो हुई है, कर्म हो गया। बिल्कुल सही है। लेकिन राम ने ये पैसे देने का कर्म किया किस पर है? रवि पर किया है। लेकिन ये रवि को पैसा दिया है या रवि के लिए पैसा दिया है? रवि के इस्तेमाल के लिए पैसा दिया है। ये क्या है? आप कहेंगे संप्रदान कहलाता है। संप्रदान कहलाता है, क्योंकि दान का भाव जब आ जाए, दान का भाव, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई वस्तु दे रहा है, संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है। माँ माँ बच्चों को, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चों को खाना बनाती है, खाना बनाती है। यदि आपसे पूछा जाए, आप कहेंगे क्रिया हो रही है। बिल्कुल, क्रिया को करने वाली कौन है? तो आप कहेंगे जी माँ है। माँ कौन है? करता है। माँ कौन है? करता है, करता। माँ कौन है? करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माँ कौन है? करता है। खाना बनाने की क्रिया माँ किसके लिए करे? बच्चों को खाना बना रही होगी या बच्चों के लिए खाना बना रही होगी? तो आप कहेंगे बच्चों के लिए खाना बना रही। ये हुआ गुड्डे संप्रदान, और ये खाना क्या हुआ? माँ का कर्म हो गया। ये खाना ही क्या है? माँ का कर्म है।
ये खाना क्या है? माँ का कर्म है। आगे बढ़ो, बताओ, आगे बढ़ जाऊँ? बताइए, बताइए। बिल्कुल, ये क्या है? कर्म है। तो क्या आप कर्म कारक और संप्रदान कारक के बीच के का भेद समझ गए? क्या आप कर्म कारक और संप्रदान कारक के बीच का भेद समझ गए? अगर समझ गए तो मैं आगे बढ़ूँ? समझ गए हों, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या देखना है? हमें देखना है अपादान कारक और करण कारक के बीच का भेद। करण कारक प्रयोग होता है बेटा साधन के लिए। करण बराबर साधन। जैसे मैं कहूँ अध्यापिका अध्यापिका पेन से लिख रही है। अध्यापिका पेन से लिख रही है। ये लिखने की जो क्रिया है, इसे करने वाला कौन? इसे करने वाला कौन? तो आप कहेंगे अध्यापिका और ये रही आपकी कर्ता। कर्ता। लेकिन ये लिखने की क्रिया का इस्तेमाल किस वस्तु से किया जा रहा है? ये लिखने की जो क्रिया है, इसका इस्तेमाल किस वस्तु पे किया जा रहा है? बताएं बेटा। किस वस्तु पे किया जा रहा है? मतलब ये लिखने की क्रिया किस वस्तु से संपन्न हो पा रही है? कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपकी लिखने की क्रिया को पूर्ण करा रही है, साधन के तौर पर प्रयोग की जा रही है? तो आप कहेंगे पेन और ये क्या है बेटा? ये करण कारक है। ये कौन सा कारक है? करण करण कारक है। क्लियर है? अब हो रहा है। ये कौन सा कारक है? आप कहेंगे करण कारक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए, बताइए बेटा बताइए। क्लियर है? ये करण कारक है। आप कहेंगे लकड़हारा। आप क्या कहेंगे? लकड़हारा। लकड़हारा क्लास रुक। देखिए बेटा, लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। काट रहा क्या कर रहा है? कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। आपसे पूछा जाए कि बेटा क्रिया तो यही हो रही है, क्रिया तो यही है, लकड़ी काटने की क्रिया हो रही है भैया, है ना? काटने की क्रिया हो रही है। करने वाला कौन है? आप कहेंगे लकड़हारा है। तो जी करता तो यही है, करता तो अभी भी यही है। कौन सी वस्तु कट रही है? कौन सी वस्तु कट रही है? लकड़ी कट रही है, तो कर्म ये है। कर्म ये है, काटने की क्रिया लकड़ी पर की जा रही है, कर्म है। और जिस वस्तु का प्रयोग लकड़ी काटने के लिए किया जा रहा है, ये है करण मतलब साधन। ये है बेटा करण मतलब साधन। क्या आप करण कारक समझ पाए? क्या आप अब करण कारक को पूर्णतः समझ पाए? अगर आप समझ पाए हों तो मैं आगे बढ़ जाऊं। अगर आप करण कारक को समझ पाए हों तो मैं आगे बढ़ जाऊं। बताइएगा। डन है? वेरी वेरी गुड। अब आ जाते हैं अपादान कारक और करण कारक में अंतर क्या है। तो बेटा अपादान कारक अपादान कारक बहुत चीजों के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे अपादान से आप अलगाव का बोध भी कराते हैं। दो चीजें अलग हो रही, दो लोगों के बीच वार्तालाप हो रहा है, वो भी अपादान है। वार्तालाप अर्थात बातचीत। उसके अलावा आप कहेंगे कि किसी से प्रेम है, घृणा है ना, नफरत है। हालांकि घृणा और नफरत एक तरह से एक ही बात हो गई, है ना? ये सब क्या होता है? सब अपादान में आता है। जैसे मैं अभी बात करूं, अभी ही मैंने लिखा था पेड़ से पत्ता गिरा। अब हम क्या लिखते हैं? गंगा हिमालय से हिमालय से निकलती है। बट हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। मतलब ये जो निकलने की क्रिया है, इसे करने वाला कौन है? तो आप कहेंगे मैम गंगा ही तो है। इस क्रिया को करने वाली कर्ता कौन है? आप कहेंगे मैम गंगा है। कर्ता यहाँ पर कौन है? आप कहेंगे गंगा है। बिल्कुल 100% गंगा है। लेकिन निकल कहाँ से रही? अलगाव हो रहा है अर्थात अपादान है। निकल रही है अर्थात अपादान है। आप क्या कहेंगे? हिमालय से अलग हो रही है गंगा। गंगा क्या कर रही है? आप कहेंगे हिमालय से अलग हो रही है। बिल्कुल सही। एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिया है, बिल्ली। एक एग्जाम्पल दिया है उसने, बिल्ली छत से छत से गिर गई। गिर गई। बिल्ली छत से गिर गई। ये गिरने की क्रिया किसने की? क्रिया किसने की? आप कहेंगे बिल्ली ने की। बिल्ली क्या है? करता है। और अलग हुई है, गिरी है तो अलग हुई है। बेटा बताइएगा, बिल्ली गिरी है तो क्या हुआ है? अलग हुई है बिल्ली छत से। अपादान कारक है क्योंकि हुआ है अलगाव। क्योंकि हुआ है अलगाव। अब ये जो दो वाक्य मैंने दिखाए आपको, अलगाव का इसमें बोध कराया गया। इसमें अलगाव का बोध कराया, पर क्या अपादान कारक इतने में सिमट गया? अरे अलगाव का मतलब क्या होता है? मैम प्लीज समझाएं। अलगाव का मतलब अलग होना, अलगाव का मतलब दूर होना, अलगाव का मतलब बीच में गैप हो जाना। बताइएगा, अलगाव का मतलब अलग होना, दूर होना, गैप होना, छोड़ के चले जाना। जो छोड़ के जाते हैं ना, वो अलगाव कहलाता है ना? तुम मुझसे दूर हो गई, तो मुझसे दूर हो गई, तो मुझसे क्या अलगाव हो गया? अपादान हो गया। समझ गए? चलो, हिमालय से निकलती है कर्म कारक है।
करण कारक कैसे हुआ? हिमालय साधन है क्या? हिमालय साधन है क्या? गंगा हिमालय से दूर हो जाती है, अलगाव है। करण कैसे हुआ बेटा? हाँ जी, करण कैसे हुआ? करण नहीं है, अपादान ही है। चलो, अभी तो मैंने बताया अलगाव का। अब लिखा आ जाए एक वाक्य, माँ बच्चे से स्नेह करती है, स्नेह करती है। बताओ आप। या मैं अपने विद्यार्थियों से मैं अपने विद्यार्थियों से विद्यार्थियों से प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। ये दोनों वाक्य किसका बोध बोध करा रहे हैं बेटा? प्रेम अर्थात स्नेह अर्थात प्यार का बोध करा रहे हैं। कारक कौन सा होगा? आप कहेंगे करने वाली तो माँ है, माँ है। ये क्रिया हो रही है, ये क्रिया हो रही है ना? और बच्चे क्या है इसमें? तो आप कहेंगे अपादान है। कौन है? अपादान कारक है ये, अपादान कारक है। यहाँ करने वाला कौन है? मैं हूँ, कर्ता मैं हूँ, ठीक है। करती हूँ क्रिया है, क्रिया है, ठीक है। और विद्यार्थी क्या है? से तो लगाना भूल गई मेरे को, से लगा दो। विद्यार्थी क्या है? बताओ, विद्यार्थी क्या है इसमें? तो आप कहेंगे मैम विद्यार्थी इसमें अपादान है, अपादान है। यदि आप समझ गए हो तो आगे बढ़ो, यदि आप समझ गए हो तो आगे बढ़ जाओ। इसी प्रकार से वार्तालाप के लिए, बातचीत करने के लिए, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, है ना? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बात करना चाहती, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और बताइएगा, आप कहेंगे यहाँ तो वार्तालाप हो रही है, बात हो रही है, मैं हूँ कर्ता। मैं कौन हूँ यहाँ पे बेटा? मैं हूँ यहाँ कर्ता, मतलब काम करने वाली। क्लियर है? मैं हूँ यहाँ पे कर्ता और चाहती हूँ यहाँ है क्रिया, करना चाहती हूँ, ये होगी क्रिया पूरी। और ये तुमसे क्या है? तो आप कहना अपादान है, अपादान है। कहते हैं मुझे झूठ से नफरत है। दुनिया में सबसे बड़े ज्यादा झूठे यही कहते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं वो सबसे पहले कहेंगे मुझे झूठ से नफरत है, फिर बाद में देखो खुद झूठ। हाँ? मुझे झूठ से नफरत है, नफरत है। आप क्या कहेंगे? नफरत करने वाली तो मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ यहाँ, है ना? अपनिच करता है यहाँ। ये झूठ से क्या है भैया? यही तो है अपादान। ये क्या है? अपादान है। मतलब साधन के अलावा से जहां भी प्रयोग हो जाए, साधन के अलावा से जहां भी प्रयोग हो जाए वो क्या कहलाएगा बेटा? अपादान कारक कहलाएगा। क्या आप समझ गए? क्या आप समझ गए? मैम समझ नहीं आया कैसे अपादान कारक है? बेटा गंगा जब हिमालय से निकलकर आगे बढ़ेगी तो हिमालय से दूर हो जाएगी। गंगा जब हिमालय से है, प्रेम के भाव में कैसे अलगाव होगा? मैंने अलगाव कहाँ कहा? मैंने आपसे क्या पढ़ाया? मतलब आप कुछ नहीं समझ रहे? मैंने आपसे कब कहा कि अलगाव भी? सिर्फ अलगाव भी, प्रेम भी, घृणा भी, वार्तालाप भी सब आता है अपादान में। मैंने कब कहा कि अलगाव है इसलिए प्रेम है? नहीं, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अलगाव भी अपादान में, प्रेम भी अपादान में, नफरत भी अपादान में, बातें करना भी अपादान में। फोन से कहते ना मैं तुमसे फोन पे बात करूंगा, तुमसे भी कौन हो? तुमसे फोन पे बात करूंगा। आप देखो एग्जाम्पल आ गया मेरे दिमाग में, क्या करूं? मैं तुमसे तुमसे फोन से बात करूंगा, फोन से बात करूंगा, मतलब बात करूंगा जिस वस्तु से, फोन से बात करूंगा। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर देख लो, दोनों आ गए। आप कहेंगे मैं तो करता, करने वाला ये। तुमसे बात करनी है तो तुम कौन हो? अपादान, क्योंकि बात करने की बात आ रही है, अपादान। फोन से, फोन का प्रयोग हो रहा है बात करने के लिए, फोन साधन है, करण कारक, और बात करूंगा क्रिया। ये लो क्रिया, ये लो करण और अपादान मैंने आपको एक ही वाक्य में प्रयोग करके दिखा दिए। समझ गए? मैंने आपको दोनों ही एक में, मैं 4 ईयर्स से, बताइएगा क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, तुमसे अपादान, फोन से करण। वेरी वेरी गुड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यूं तो कारक का क्रम क्या होता है? आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रही हूँ। कारक का क्रम क्या होता है? कारक का क्रम क्या होता है? क्रम क्या होता है? तो आप कहेंगे भैया सबसे पहला कारक होता है कर्ता, से 1 नंबर देंगे। 2 नंबर होता है कर्म, 3 नंबर होता है करण, 4 नंबर क्या होता है? आप कहेंगे संप्रदान, 5 नंबर क्या होता है बेटा? आप कहेंगे अपादान, 6 नंबर क्या होता है बेटा? संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है। 7 नंबर क्या होता है? आप कहेंगे अधिकरण होता है, अधिकरण होता है। और 8 नंबर क्या होता है बेटा? संबोधन होता है। क्या होता है? संबोधन होता है। ये होते हैं 8 कारक और इसी क्रम में होते हैं, इसी क्रम में होते हैं। जब मैंने पहले पद क्रम बताया था तो मैंने आपको बताया था कि कर्ता से पहले संबोधन आ सकता है, कर्ता से पहले संबोधन आ सकता है। अब मैं आपको बताऊं वाक्यों में कारक का क्रम, वाक्य में कारक का क्रम क्या होगा? कारक का क्रम क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम सबसे पहले आएगा संबोधन, बता दिया हमने, सबसे पहले आएगा संबोधन और संबोधन के बाद आएगा कर्ता। आप कहेंगे 8वां आ गया एक पे और पहला आ गया पे। वाक्य के अंत में क्रिया होती है, सबको पता है। क्रिया से ठीक पहले आएगा कर्म, क्रिया से ठीक पहले आता है कर्म। नंबर 2 आ गया एक प्रकार से लास्ट में। बचे हुए सारे कारकों को, बचे हुए सारे कारकों को उल्टा करके लिख दो। कर्ता के बाद अधिकरण, कर्ता के बाद अधिकरण, अधिकरण के बाद संबंध, अधिकरण के बाद संबंध, संबंध के बाद
संबंध के बाद अपादान, अपादान, अपादान के बाद क्या हो गया? संप्रदान, संप्रदान और संप्रदान के बाद कौन सा कारक? करण कारक हो जाएगा और करण अंत में कर्म है ही और वाक्य में सबसे एंड में क्रिया आती है। वाक्य में सबसे अंत में क्रिया आती है, ये आप सभी लोगों को पता है और ये मैं आपको एक बार फिर करके दिखा देती हूँ। जैसे वाक्य में इसे हम कैसे प्रयोग करेंगे? एक तो सारे कारक एक वाक्य में आना ज़रूरी नहीं है। मान लो मैं ऑफिस आ रही हूँ, मैं दोबारा रिप्लाई कर दूँगी बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगी। जैसे मैं ऑफिस आ रही हूँ, तो आप क्या कहेंगे? ज़रूरी नहीं है संबोधन हो। आप कहेंगे अध्यापिका, अध्यापिका और इसके बाद क्या है? आप कहेंगे मैम अधिकरण है मतलब स्थान का बोध हो रहा है। तो अधिकरण मान लो मैं ऑफिस आ रही हूँ और ऑफिस आ रही हूँ साइकिल से। समझो मान लो मैं ऑफिस आ रही हूँ साइकिल से, है ना? किस काम के लिए आ रही हूँ? वो हो गई क्रिया, ठीक है? वो हो गई क्रिया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अध्यापिका आ कहाँ रही है? ऑफिस आ रही है। ऑफिस, ऑफिस आप क्या कहेंगे? संबंध की कोई आवश्यकता नहीं है, अपादान। आप कहेंगे अपादान चलो ऑफिस क्योंकि जहाँ आ रही है वो स्थान हो गया। अपादान घर से, ऑफिस घर से ही आऊँगी। पढ़ाने के लिए किस लिए आ रही है? पढ़ाने के लिए साइकिल करण क्या हो गया? साइकिल हो गया क्योंकि जिस साधन का उपयोग किया जा रहा है साइकिल से आती है। ये होता है सही क्रम। अगर कोई कहे अध्यापिका घर से पढ़ाने के लिए साइकिल से आती है, गलत। आप कहेंगे पहले आया कर्ता, उसके बाद में क्या आया? अधिकरण आ गया। कहाँ आ रहा है? स्थान है भैया, अधिकरण आ गया। ठीक है? अब भैया दूर किससे हो रही है? तो आप कहेंगे अपादान घर से अलग होकर ही तो ऑफिस आ रही है, अपादान आ गया। पढ़ाने के लिए संप्रदान हो गया और किस वस्तु से आ रही है? आप कहेंगे करण हो गया और अंत में क्रिया आती है। अंत में क्रिया आती है। ये हो गया बेटा वाक्य में कारकों का क्रम। ये हो गया वाक्य में कारक का क्रम। संबोधन, हाँ संबोधन हर वाक्य में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हर वाक्य में संबोधन हो ऐसा जरूरी नहीं है। बताइएगा बेटा, ये रहा वाक्य में कारकों का क्रम और इतना ही कारक के बारे में था। मैं तुम्हें एक बार सब कुछ फिर से रिपीट करा देती हूँ। आप क्या कहेंगे कि देखो मैम कारक क्या होते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से जोड़ दे। हिंदी में 8 कारक हैं। कर्ता की विभक्ति ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन है। अरे ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको करण कारक और अपादान कारक के बीच अंतर बताया। मैंने आपको संप्रदान कारक और कर्म कारक के बीच अंतर बताया। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो था वाक्य में कारकों का क्रम क्या होता है। तो देखो मैंने पहले ही बताया था बोधक कारक, विस्मयादि बोधक बाद या संबोधन कारक कर्ता से पहले आ सकता है ना? वैसे तो कर्ता ही सबसे पहले आता है, वो हमने लिख दिया। अंत में क्रिया और क्रिया से ठीक पहले कर्म आता है। बाकी सभी कारकों को क्रम में हमने लिख दिया। बेटा आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से कब? कल दोपहर 3 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।